तो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देख रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट्स का एक ऑप्शन। ठीक है, अब सिक्योरिटी बेसिकली एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो पहला वर्ड हो गया हमारा सिक्योरिटी, जिसका मतलब और कुछ नहीं होता, इन्वेस्टमेंट्स होता है कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, अगर इसको देखा जाए तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। तो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, जिसमें कि हमने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी वो थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पढ़ी। बैलेंस शीट में हमने एक चीज देखी, लायबिलिटीज और एसेट्स। ठीक है, और लायबिलिटीज का सबसे पहले चीज देखी हमने कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है ओनर्स फंड, जिसको हम लोग कंपनी फॉर्म में क्या बुलाते हैं, इक्विटी। इसके अलावा जो कुछ भी होता है वो होता है बोरोइंग। बोरोइंग मतलब वो पैसा जो आपने उधार मांग के बिजनेस चलाया, उसको हम लोग बोलते हैं डेट। मतलब व्यापार चलाने के लिए या तो आप अपनी पूंजी लगाएंगे या उधार मांगेंगे, और पैसा आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहाँ कर रहे हैं, मार्केट में कर रहे हैं। मार्केट कहाँ लग रहा है पैसा, किसी ना किसी बिजनेस में, और बिजनेस अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो बिजनेस को पैसा चाहिए, तो इन दो के अलावा तीसरी जगह से पैसा नहीं लेता है। ठीक, अब यही चीज जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करने के लिए भी हमारे पास दो ही विकल्प मोटे तौर पे, कई सारे हाइब्रिड सोर्सेस भी हैं तो वो भी होंगे, मगर मोटे तौर पे हमारे पास जो होगा, एक विकल्प होगा इक्विटी का और एक होगा हमारा डेट का। इक्विटी में जैसा हम जानते हैं सीधी सीधी बात आ जाएगी, शेयर्स। ठीक है, डेट में हमारे पास जो चीज आ जाएगी वो होते हैं डिबेंचर्स, अलग अलग नाम से बॉन्ड्स इत्यादि। ठीक है, अलग अलग नाम से हम उनको जानते हैं। ठीक, अभी जो आज जिस चीज पे हम लोग फोकस करने वाले हैं वो होगी हमारी बॉन्ड्स। ठीक है, आज जिस चीज का मैं इंट्रो आपको देने वाला हूं उस सिक्योरिटी एनालिसिस में, और इसी के वैल्यूएशन पे हम आगे चलेंगे, क्योंकि किसी भी चीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट के हमारे पास दो विकल्प हैं, एक है बॉन्ड्स या हम इसको बोलते हैं डेट। ठीक है, और दूसरा है हमारा इक्विटी या हम बोलते हैं इसको शेयर्स। तो बिना इनका आप इनमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिना इनके वैल्यूएशन किए नहीं कर सकते। तो हम लोग जिस चैप्टर को आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो अब हम समझे कि बॉन्ड्स होते क्या हैं। ठीक, अब बॉन्ड्स अगर सरल भाषा में बात करें तो मार्केट का वो इंस्ट्रूमेंट है, आर दोज डेट, थोड़ा साफ साफ लिख ले ताकि आप लोगों को बाद में तकलीफ ना हो। बॉन्ड्स आर debt instruments that provide steady income to investors in form of कूपन्स। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कूपन्स। ठीक, अब बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स। डेट इंस्ट्रूमेंट सीधी बात कही। ठीक, दैट प्रोवाइड स्टेडी इनकम, एक आपको स्टेडी इनकम, फ्लैट इनकम दे रहा है, किसको, इन्वेस्टर्स को। किस तरह से, कूपन की तरह से। ठीक, अब हमारे पास यहां पे एक नया शब्द आ गया, कूपन। तो अगर हम देखें तो कूपन को अगर हम इलैबोरेट करने की बात करें तो कूपन्स क्या होते हैं, कूपन्स होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, जो कोई भी बॉन्ड आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स देता है, ठीक, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको कहते हैं
कूपन्स, ठीक। कब से? अब ये इंटरेस्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय एन इन्वेस्टर, कौन? इन्वेस्टर, अप टू द मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड की मेच्योरिटी होने तक जो रेगुलर आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कूपन्स। वर्ड याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आगे वैल्यूएशन में चलेंगे तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। अब बॉन्ड वैल्यूएशन में जब हम आते हैं तो हमें इससे जुड़े हुए जोखिमों को भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। इनसे जुड़े हुए जोखिमों को भी जानना बहुत ही जरूरी है, तो उनको हम अब इसके बाद देख लेते हैं कि बॉन्ड वैल्यूएशन में कौन से जोखिम जुड़े हुए होते हैं, ठीक। तो सबसे पहला जो जोखिम बॉन्ड वैल्यूएशन में होता है वो होता है हमारा बिजनेस रिस्क, ठीक है, नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो बॉन्ड वैल्यूएशन में होता है वो होता है हमारा परचेजिंग पावर रिस्क, ठीक। और नंबर 3 पे जो हमारा होता है वो होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक। अब ये 3 तरीके के हमारे रिस्क होते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन में। अब अगर हम देखें तो इंटरेस्ट बिजनेस रिस्क क्या होगा? बिजनेस रिस्क होगा हमारा वो रिस्क अगर कभी भी कोई बिजनेस डिक्लाइन कर दे, ठीक है ना, डिक्लाइन कर दे उसकी अर्निंग पावर, मतलब उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपनी डेट्स को सर्व कर सके, ठीक है। DSLR, डेट DESR जो होता है हमारा रेशियो होता है डेट इक्विटी सर्विंग रेशियो, ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं। ये क्या है? ये बॉन्ड की एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन लोन्स। बेसिकली आप अगर कूपन पे, आपसे कोई प्रिंसिपल नहीं मांग रहा है, प्रिंसिपल तो मैच्योरिटी पे मांगेगा, मगर अगर आपकी हैसियत इंटरेस्ट देने की नहीं बच रही है, आपकी बैलेंस शीट की वायबिलिटी इंटरेस्ट देने की नहीं है, तो आप क्या है? आप बिजनेस फंडामेंटली इनकेपेबल है कि आपने लोन तो दे दिया मगर उसमें आपको मूल तो छोड़िए, ब्याज तो छोड़िए, मूल भी रिकवर करने की डाउट आ जाते हैं, तो वो हो गया आपका बिजनेस रिस्क। सेकंड हम देख रहे हैं परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क की अगर हम बात करें तो ये हमारा इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, मतलब कि अगर हमारा रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा रेट ऑफ कूपन से ज्यादा है, अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारा चल रहा है लेट से 6.7% और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड जो हमें रिटर्न मिलना है वो है 6%, तो अब बताइए हमारी परचेजिंग पावर बचेगी क्या? नहीं, हमारी परचेजिंग पावर 0.7% लेस होगी। तो कोई भी आदमी ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा नहीं लगाना चाहेगा जो आज की डेट में भी जिसकी पीवी जो है प्रेजेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट ना कर पा रही हो, तो इस चीज का भी ये क्या होता है? परचेजिंग पावर रिस्क हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगेन परचेजिंग पावर रिस्क की तरह हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मार्केट में अदर जगह पे इंटरेस्ट रेट राइज हो रहा है, ठीक, ये हमारा एक सिनेरियो की बात कर रहा है परचेजिंग पावर रिस्क की, हमारा बॉन्ड की वैल्यू कम है, अदर चीजें ज्यादा है, ठीक। सिमिलरली ये कर रहा है खर्चे के टर्म्स में, ये कर रहा है कमाई के टर्म्स में, कि सिमिलर बॉन्ड हमारे जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, हम कोई भी आदमी बॉन्ड में क्यों पैसा लगा रहा है? क्योंकि उसे बेटर स्टेबल रिटर्न मिल रहा है। और बॉन्ड में क्यों लगा रहा है? एफडी में क्यों नहीं लगा रहा है? बॉन्ड का सबसे नियर कॉम्पिटिटर कौन है? एफडी, ठीक है। एफडी में क्योंकि आपको जब तक मिल रहा है 5% और बॉन्ड में मिल रहा है 6%, तो इन्वेस्टर 6% पे जाएगा। मगर अगर एफडी पे 6.5% मिलने लग जाए और बॉन्ड में 6% मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये जो बॉन्ड का इन्वेस्टर है वो यहां से यहां स्विच हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा चाहता है बेटर रिटर्न्स, ठीक है। तो इसके लिए हमको जरूरी क्या है? हमें जरूरी है
फेयर वैल्यू एस्टिमेट करना। क्या करना, हमें बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से पहले क्या जरूरी है, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आ गया कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट से पहले हमें क्या जरूरी है जानना, फेयर वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि हम ये देखें, ये स्टडी करें कि क्या हम जो बॉन्ड ले रहे हैं वो वैलिड है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, नॉट इन टर्म्स ऑफ इट्स वैलिडिटी इन लीगैलिटी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रूडेंसी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग उठाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम देखेंगे बॉन्ड वैल्यूएशंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, थैंक यू।